हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और आप सभी का स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है बच्चों कि सॉलिड से डायरेक्ट किसमें हो रहा है स्टेट चेंज, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है। आपको पता है कि सॉलिड के बाद लिक्विड होता है और लिक्विड के बाद गैस होता है। तो बिना लिक्विड स्टेट से पास किए सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो इस चेंज ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं? यदि आपका सॉलिड स्टेट से पार्टिकल गैस स्टेट में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। तो गैस से लिक्विड, अभी हमने जस्ट देखा कि सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनता है और लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो क्या बनता है? गैस बनता है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो क्या हो रहा है? गैस लिक्विड, यानी यहां उल्टा हो रहा है। गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। तो गैस से जब लिक्विड बनता है तो उसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो स्टेट का चेंज है इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन या ऑप्शन डी कंडेंसेशन। तो जब गैस वापस क्या होता है? लिक्विड बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज कंडेंसेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। जब दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अपने आप इंटरमिक्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन या ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के मैटर अपने आप आपस में मिलने लगते हैं, इंटरमिक्स होने लगते हैं और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। और जनरली डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। तो सॉलिड से क्या हो रहा है? स्टेट का चेंज, सॉलिड स्टेट से क्या हो रहा है? वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में बनना क्या कहलाता है? फ्यूजन। क्या कहलाता है? फ्यूजन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि जो टेम्परेचर का यूनिट कौन है इसमें। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्सियस। तो सेल्सियस हमारा क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है। पास्कल जो है, ऑप्शन बी देखें तो पास्कल होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। ये किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो न्यूटन होता है फोर्स का। और लीटर किसका यूनिट होता है? लीटर होता है वॉल्यूम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन हम किए थे वहां पर यूनिट पूछ रहा था टेम्परेचर का, लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है?
इस बार आपको ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सेल्सियस नहीं होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। तो जब भी हम लोग काम करेंगे तो किस में काम करेंगे? केल्विन में काम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज द करेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग। तो इनमें से करेक्ट फॉर्म क्या है? तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्सियस स्केल है और एक केल्विन स्केल होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन होता है। तो सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर होता है कि जो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है केल्विन स्केल में वो होता है 273 केल्विन। ठीक है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो डिग्री सेल्सियस में आपको 273 ऐड कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेम्परेचर हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप केल्विन में क्या करोगे? 273 माइनस कर दोगे। केल्विन में क्या कर दोगे? केल्विन में हम 273 माइनस कर देंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में आप क्या ऐड कीजिएगा? 273 ऐड कर दीजिएगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। इस रिलेशन को अगर आप याद रखिएगा तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के इक्वल। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो देखिए यहां पर फिर से चेंज हो रहा है स्टेट का। इस बार डायरेक्टली किसमें हो रहा है? लिक्विड टू गैस। तो अभी आपको जस्ट पता है कि सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को क्या हीट करने पर क्या होता है? गैस बनता है। और यहाँ पूछा भी क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस। यानी यहां जो बोल रहा है वो क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस बन रहा है। तो जब लिक्विड से गैस बनेगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। और इसका एक और नाम है वेपोराइजेशन। क्या नाम है? वेपोराइजेशन। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप इवापोरेशन कहिए चाहे आप वेपोराइजेशन कहिए। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा, इवापोरेशन भी होगा और वेपोराइजेशन भी होगा। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों सही होंगे। दोनों का मतलब होता है लिक्विड से वेपर या गैस में कन्वर्ट होना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राई आइस मीन्स। तो ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? तो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। और ड्राई आइस बनाने के लिए काफी टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? वेरी लो टेम्परेचर। ऐसे नहीं, बहुत लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? फ्रीज किया जाता है, तब जाकर के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तभी इसी को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो जब लिक्विड क्या होता है, किसमें चेंज होता है? जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है? नीचे। ठीक है ना, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है वाटर तो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी क्या होता है? लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पे। 11 है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन ए वेपराइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, या ऑप्शन डी वेपर स्टेट कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following temperature water changes to vapor state? Which of the following temperature water changes to vapor state? तो किस टेम्परेचर पे वाटर अपने वेपर स्टेट में बदलता है? तो जनरली ऐसे तो वाटर तो नॉर्मल एक एनी टेम्परेचर पे वेपर बनता है जिसको इवापोरेशन कहते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यहां पर पूछा गया आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है ना। इवापोरेशन तो सभी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, सभी टेम्परेचर पे होता है। बस टेम्परेचर बढ़ने पर इवापोरेशन का रेट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे भी तो वाटर क्या होता है? वेपर स्टेट में चेंज होने लगता है, सभी वाटर वेपर स्टेट में चेंज होता है। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो केल्विन में। तभी हम आपको जस्ट बताए थे कि अगर कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो आपको सिंपली क्या करना है? 273 ऐड कर देना है, और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? केल्विन में। 273 में 100 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 373 केल्विन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? केल्विन में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो अभी हमने जस्ट बात की थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अभी आपको पता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस कहां किसके लिए बात है? सी लेवल के लिए। सी लेवल से ऊपर जाते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में क्या लिखते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 373 केल्विन। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 373 केल्विन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। तो किस टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो अगर वाटर चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब वाटर किसमें चेंज हो रहा है? आइस में। तो वाटर अगर आइस में चेंज हो रहा है तो ये कब होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? अभी जस्ट हमें जाना है 273 केल्विन। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? 273 केल्विन, और 273 केल्विन होगा ऑप्शन डी। तो आंसर डी हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हमारा क्वेश्चन 15 है इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज। तो हमारा क्वेश्चन 15 है इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज। अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इवापोरेशन भी क्या होगा? इवापोरेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब अगर पानी किसी तरह फ्लोर पे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको फैला देते हैं ताकि वाटर जो है जल्दी से इवापोरेट हो जाए, जल्दी से सूख जाए। तो इसका तो सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? इवापोरेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारा क्वेश्चन 16 है इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन इट। तो कपड़ा कब जल्दी सूखता है? रेनी डे में। रेनी डे में तो बहुत देरी से सूखता है।
विंडी डे, हाँ ये बात सही है। क्लाउडी डे में देरी से सूखता है, फॉगी डे में भी देरी से सूखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो विंडी डे में जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी से ड्राई होता है, सूखता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन 17 है, एन एटमोस्फियर ऑफ एन एरिया द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई देन ए क्लोथ ड्राई। अगर हवा में नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो कपड़ा जो है वो क्या होगा, तेजी से सूखेगा। ऑप्शन बी धीरे सूखेगा। ऑप्शन सी फैमिलियर एंड ऑप्शन डी क्या, इट इज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कपड़ा जो है वो, अगर हवा में नमी ज्यादा है तो कपड़ा जो है वो धीरे सूखेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हमारा क्वेश्चन 18 है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर मैक्सिमम इन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस में मैक्सिमम है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताने से पहले हम बता दें कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। फिर लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल थोड़ी दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में होता है। तो यहां पर पूछा है मैक्सिमम किस में है, तो वाटर तो लिक्विड है, आइस सॉलिड है, वाटर वेपर गैस है, और किसी में ना ज्यादा है ना कम, सभी में बराबर है, ऐसा तो नहीं है। तो ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइस, क्योंकि आइस हमारा क्या है, सॉलिड। और सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या है, काफी ज्यादा करीब होते हैं, और करीब होने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन 19 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। अब देखिए यहां पर मिनिमम पूछ रहा है, सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम किस में है, शुगर में, साल्ट में, वाटर में या ऑक्सीजन में। तो सबसे मिनिमम किस में होता है, सबसे मिनिमम होता है गैस में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। तो सबसे मिनिमम किस में है, गैस में। तो शुगर हमारा क्या है, सॉलिड है, इसमें सबसे ज्यादा होगा, साल्ट भी ज्यादा होगा, वाटर लिक्विड होगा, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और इसी में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। और गैस मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है कि इनके पार्टिकल्स फ्रीली क्या करते हैं, स्पेस में मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। इवापोरेशन काउजेज। तो इवापोरेशन से क्या होता है, ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी वेपोराइजिंग, ऑप्शन सी कूलिंग, या ऑप्शन डी बॉइलिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इवापोरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, कूलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कूलिंग। आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र के जो बगल वाले इलाका होते हैं या जो कोस्टल रीजन होते हैं, वो गर्मी के समय में या दिन के समय में थोड़ा ठंडा होता है समुद्र के मुकाबले। कारण है इवापोरेशन। ठीक है, समुद्र के वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हीट से फिर क्या बनता है, वेपर बन जाता है। तो आपको कूलिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और आपके अगर हाथ में कोई अगर स्प्रिट गिर जाता है या पेट्रोल गिर जाता है तो आपको ठंडा फील होता है। तो इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होता है। और कॉटन क्लॉथ हम लोग गर्मी में पहनते हैं, उससे भी इवापोरेशन होता है, जिससे चलते आपको ठंडा फील होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 पे। तो हमारा क्वेश्चन 21 है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में फिजिकल स्टेट क्या है वाटर का। तो आप सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो होता है वो आइस के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो सॉलिड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइस। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पास्कल। क्यूबिक मीटर तो होता है वॉल्यूम का। ठीक है, क्यूबिक मीटर कैसे लिखते हैं, एम क्यू, ये तो वॉल्यूम का यूनिट है। न्यूटन फोर्स का,
सेल्सियस टेम्परेचर का, ठीक है। और आपको जानकारी दे दे तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल होते हैं, एटीएम होते हैं, बार होते हैं, ठीक है, एमएम, एचजी होते हैं, ठीक है, टॉर होते हैं। ये सारे क्या हैं? सभी प्रेशर के यूनिट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 23 पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों पे शेयर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। तो हमारा 23 है द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो अगर आपको पता हो कि डेंसिटी क्या हो, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल टू m/v। m होता है मास और v होता है वॉल्यूम। तो अगर हम मास का यूनिट देखें तो मास का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। और वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है, ठीक है। लेंथ का मीटर होता है तो एल क्यू होता है वॉल्यूम का यूनिट। तो वॉल्यूम का क्या होगा यूनिट? ऐसा यूनिट मीटर क्यू। तो इस हिसाब से क्या होगा? केजी पर मीटर क्यू। ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं? हाँ, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी पे, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। डेंसिटी ये तो ऐसा यूनिट हुआ, ठीक है। इसे ये क्या हुआ? ऐसा यूनिट हुआ। और भी यूनिट हो सकता है, तो मास का यूनिट ग्राम भी होता है, तो ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक यूनिट हो सकता है ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं, या ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या सीसी की जगह पे आप CMQ का भी यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे यूनिट हैं, ऐसा यूनिट केवल एक ही होता है, दैट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है सम वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। तो कुछ वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, देन इट्स पार्टिकल। तो इनके पार्टिकल क्या करेंगे? ऑप्शन ए या एनर्जी गेन करेंगे, ऑप्शन बी लूज एनर्जी यानी एनर्जी लूज करेंगे, ऑप्शन सी ना तो लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे, और ऑप्शन डी इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर पे ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले हम समझते हैं कि इसमें पहले क्या हो रहा है, वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। तो वेपर जो है किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड है, वेपर कहने का मतलब किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। वेपर कहने का मतलब क्या है? गैस में। तो लिक्विड क्या करता है? लिक्विड को हीट देते हैं। लिक्विड को क्या करते हैं? हीट देते हैं, तब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। यानी कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर क्या देना पड़ रहा है? हीट देना पड़ रहा है। यहां पर हीट क्या करना पड़ रहा है? प्लस साइन का मतलब है हीट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्या हो रहा है, यहां पर पूछ रहा है वेपर चेंज इनटू लिक्विड, तो वेपर किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में, यानी उल्टा हो रहा है। तो जब ये उल्टा होगा तो क्या होगा? ऐसे केस में हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो सेकेंड वाला केस क्या होगा? जब हम उल्टा जाएंगे तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और इसका साइन हम क्या देंगे? इसका साइन हम नेगेटिव साइन देंगे। यानी नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, या एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो ऐसे केस में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, एनर्जी लॉस होगा। तो क्वेश्चन 25 है नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ। तो नियॉन साइन बल्ब एक स्पेशल तरह के बल्ब होते हैं, ठीक है, जो कि कलरफुल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और आप नियॉन साइन बल्ब को जनरली रेस्टोरेंट जब जाते हैं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में रंग बिरंगा तरह का लाइट लगा हुआ होता है। और कभी कभी ये लाइट दुकान के बाहर भी लगाया जाता है बोर्डों में, ताकि दिखने में अच्छा लगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आप इसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह का जो लाइट होता है वो क्या होता है? नियॉन साइन बल्ब या नियॉन लाइट होते हैं। तो इसमें नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्लाज्मा, हाइड्रोजन गैस, नियॉन गैस, या ऑप्शन डी हीलियम गैस। तो इसमें तो एक्चुअली गैस होते हैं, जनरली सभी तरह के गैस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस नियॉन साइन बल्ब में जो एक स्पेशल बात होता है कि हीट के प्रेजेंट में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हीट करने पर वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं, और उस प्लाज्मा स्टेट से में जाने के बाद ही क्या होता है, वो बल्ब बहुत ज्यादा शाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। और हमारा सनलाइट में भी, हमारा जो सनलाइट है, हमारा जो सन है, तो हमारे सन से भी जो लाइट आता है, यानी हम सनलाइट कह सकते हैं, तो सन में भी जो एलिमेंट है वो प्लाज्मा स्टेट में है। सन में भी जो लाइट है वो प्लाज्मा स्टेट में है। चलते हैं क्वेश्चन 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या क्या चीज इंक्रीज हो सकता है। तो ऑप्शन ए देखें तो डिफ्यूजन, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, ये बात तो सही है। इवापोरेशन, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंप्रेशन ऑफ गैस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तो कंप्रेशन तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। जहां जहां कंप्रेशन है वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी कंप्रेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो सभी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी रॉन्ग है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, सही बात है, इवापोरेशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और गैस का डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड, ऐसा तो नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, लेकिन सॉलिड जो होते हैं वो फ्लूइड नहीं होते, क्योंकि वो फ्लो नहीं होते हैं। तो केवल गैस तो गलत है। गैस एंड सॉलिड, सॉलिड तो फ्लूइड होते ही नहीं है। गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये बात तो सही है। ओनली लिक्विड और फ्लूइड, ये गलत बात है, गैस भी होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ। तो गर्मी के दिनों में जो मटका का जो पानी होता है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। वो ठंडा होता है, कारण क्या है, तो ठंडा होने का कारण है इवापोरेशन, और इवापोरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, इवापोरेशन से प्रोड्यूस होता है कूलिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, इवापोरेशन से कूलिंग होता है, और उस कूलिंग की वजह से क्या होता है, हमें पानी ठंडा लगता है मटका का। तो इसका जो राइट आंसर होगा इवापोरेशन, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंडीशंस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो इनमें से कौन सा कंडीशन है, कौन सा परिस्थिति है जो कि इवापोरेशन का जो दर है वो बढ़ा देगा वाटर का। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन का रेट बढ़ता है। ऑप्शन बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो गलत बात है, टेम्परेचर घटाएंगे तो इवापोरेशन का रेट घट जाएगा। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, नहीं, गलत बात है, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। एडिंग कॉमन साल्ट, तो देखिए साल्ट ऐड करने पर जो इवापोरेशन का रेट है वो भी घट जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पे आते हैं कि अगर आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लीजिएगा, नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल क्या नया चीज है, तो नॉन वोलेटाइल है जो वेपर नहीं बन सके, जो डू नॉट फॉर्म वेपर, डू नॉट फॉर्म वेपर एट रूम टेम्परेचर। तो जो रूम टेम्परेचर पे वेपर नहीं बन सकेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे साल्ट, शुगर, अगर आप साल्ट या शुगर को रख दोगे कमरों में, घर पे रख दोगे कटोरा पे, तो वो वेपोराइज नहीं होगा कभी भी। तो ये सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल है। साल्ट, शुगर, ग्लास, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला देते हो, जैसे साल्ट मिला देते हो, शुगर मिला देते हो किसी लिक्विड में या वाटर में, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर में वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल होते हैं, साल्ट के पार्टिकल होते हैं, वो वाटर के साथ जाके अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? तो ऑक्सीजन तो गैस है, इस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है। ब्रोमीन भी लिक्विड है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। आयरन सॉलिड है, आयरन सॉलिड होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे मैक्सिमम है, सबसे स्ट्रांग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।